नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग, देखो जालोर दुर्ग है वो सूकड़ी नदी के किनारे दाहिनी तरफ स्थित है। ये दुर्ग जालोर में निर्मित है और जालोर में गिरिदुर्ग की श्रेणी में शामिल दुर्ग है। जालोर दुर्ग सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर निर्मित है। जो लूनी की सहायक नदी है सूकड़ी, उसके दाहिने किनारे पर जालोर दुर्ग निर्मित है। इस दुर्ग को स्वर्णगिरी भी कहा जाता है। इस दुर्ग को स्वर्णगिरी दुर्ग भी कहा जाता है। तो जालोर में निर्मित है, सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर निर्मित है। इस दुर्ग को स्वर्णगिरी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है और स्वर्ण नगरी का नाम पूछे तो जालोर की जगह यानी स्वर्णगिरी दुर्ग कहा जाता है जालोर को, और स्वर्ण नगरी कहा जाता है जैसलमेर को। इस दुर्ग में संत मलिक साहब, संत पीर मलिक साहब की दरगाह है। यानी इस जो जालोर दुर्ग है, इस दुर्ग में संत पीर मलिक साहब की दरगाह भी निर्मित है। इस दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर निर्मित है। इस दुर्ग में चामुंडा माता का भी मंदिर निर्मित है। यहां पर परमार कालीन कीर्ति स्तंभ निर्मित है। तो देखो जालोर दुर्ग में जो सूकड़ी नदी है उसके दाहिने किनारे पर निर्मित है। इस दुर्ग को स्वर्णगिरी दुर्ग भी कहा जाता है। इनके अलावा देखो चामुंडा माता का मंदिर, परमारकालीन कीर्ति स्तंभ और जैन कीर्ति स्तंभ पूछा जाए तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग बताना है। जैन कीर्ति स्तंभ कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और परमारकालीन कीर्ति स्तंभ किस दुर्ग में है? जालोर दुर्ग में। इनके अलावा देखो संत पीर मलिक साहब की दरगाह भी निर्मित है। यहां पर जो परमार शासक भोज था, परमार शासक भोज, जो परमार शासक भोज था यानी परमार भोज ने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? यानी परमार कालीन जो भोज था उन्होंने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था और इस पाठशाला को अलाउद्दीन खिलजी ने तुड़वा कर अलाई मस्जिद या तोपखाना मस्जिद के रूप में परिवर्तित करवा दिया था। ये जो दुर्ग है
राजस्थान व गुजरात सीमा पर निर्मित है। यानी ये जो दुर्ग है राजस्थान और गुजरात सीमा पर निर्मित है। 1311-12 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। यानी इस दुर्ग पर 1311-12 में जो अलाउद्दीन खिलजी था उन्होंने आक्रमण किया था। तो जालोर दुर्ग जालोर में निर्मित है। सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे जो सूकड़ी लूनी नदी की सहायक नदी है। इस दुर्ग को स्वर्णगिरी दुर्ग भी कहा जाता है। चामुंडा माता का मंदिर निर्मित है। परमार कालीन कीर्ति स्थल, देखो चामुंडा माता का मंदिर जो प्रसिद्ध मंदिर है जोधपुर दुर्ग में निर्मित है, जहां पर भगदड़ के कारण मृत्यु भी हो गई थी। परमार कालीन कीर्ति स्तंभ जालोर दुर्ग में भी है। और दूसरा जो जैन कीर्ति स्तंभ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग बताना है। इनके अलावा देखो संत पीर मलिक शाह की दरगाह स्थित है। इसमें संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था परमार भोज ने, जिसे तुड़वा कर अलाउद्दीन खिलजी ने तोपखाना मस्जिद या अलाउद्दीन मस्जिद या अलाई मस्जिद के रूप में परिवर्तित करवा दिया था। और ये राजस्थान गुजरात सीमा पर स्थित है। और 1311-12 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया था। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो यह है दुर्ग पश्चिमी राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी की पहाड़ी पर स्थित है। देखो ये जो दुर्ग है जो अरावली पर्वत श्रेणी की जो पहाड़ी है सोनगिरी पहाड़ी वहां पर निर्मित है। यह है दुर्ग सूकड़ी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? सूकड़ी नदी के तट पर स्थित है। देखो ये राजस्थान है। इस राजस्थान में यहां पर ये लूनी नदी हो गई और ये हो गई सूकड़ी नदी। लूनी नदी, सूकड़ी नदी, जालोर दुर्ग। तो देखो सूकड़ी नदी के तट पर दाहिनी तरफ कौन सा दुर्ग स्थित है? जालोर दुर्ग। और ये दुर्ग राजस्थान व गुजरात की सीमा पर, ये गुजरात हो गया, पर निर्मित है। तो पश्चिमी
राजस्थान में जो अरावली पर्वत श्रेणी की जो पहाड़ी की जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, उसकी जो पश्चिमी राजस्थान में जो पहाड़ी है वहां पर यह दुर्ग निर्मित है, सूखड़ी नदी के तट पर है और राजस्थान व गुजरात सीमा पर निर्मित है। तो देखो यह है दुर्ग पश्चिमी राजस्थान में जो अरावली पर्वत श्रेणी की जो पहाड़ी की श्रृंखला है, यानी केवल पहाड़ी स्थित है अरावली पर्वतमाला की। तो अरावली पर्वतमाला की जो पहाड़ी है वहां पर यह दुर्ग निर्मित है और इस दुर्ग जो जालोर दुर्ग को स्वर्णगिरी दुर्ग भी कहा जाता है, इसे स्वर्णगिरी दुर्ग भी कहा जाता है। और यदि स्वर्ण नगरी पूछे तो स्वर्ण नगरी किसे बताना है? जैसलमेर को। स्वर्ण नगरी जैसलमेर है और स्वर्णगिरी दुर्ग कौन सा है? जालोर दुर्ग। तो ये यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो प्राचीन समय में जालोर को जबालीपुर के नाम से जाना जाता था और प्राचीन समय में यदि जालोर का नाम पूछे तो जबालीपुर, और इस दुर्ग को स्वर्णगिरी दुर्ग के नाम से जाना जाता था। देखो प्राचीन समय में इस प्राचीन समय में जालोर को जबालीपुर के नाम से जाना जाता था। यानी प्राचीन समय में जालोर को जबालीपुर के नाम से जाना जाता था तथा इस दुर्ग को स्वर्णगिरी दुर्ग के नाम से जाना जाता था। देखो यानी प्राचीन समय में जो जालोर था उसे जबालीपुर के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? जबालीपुर के नाम से। और इस दुर्ग को स्वर्णगिरी दुर्ग के नाम से जाना जाता था। और एक फैक्ट याद रखना, स्वर्ण नगरी जैसलमेर, स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? जैसलमेर। तो प्राचीन समय में इस दुर्ग को यानी प्राचीन समय में जालोर को जबालीपुर के नाम से जाना जाता था और इस दुर्ग को स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता। और यदि स्वर्ण नगरी की बात करें तो स्वर्ण नगरी किसे बताना है? जैसलमेर को। और यह किला 800 गज लंबा, जालोर दुर्ग 800 गज लंबा व 400 गज चौड़ा है। देखो जालोर दुर्ग 800 गज लंबा और 400 गज चौड़ा है और उसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1200 फीट मानी जाती है। समुद्र तल से ऊंचाई देखो, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 1200 फीट।
समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 1200 फीट। और इनका जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसे सूरजपोल के नाम से जाना जाता है। जो जालोर दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार है उसे सूरजपोल के नाम से जाना जाता है। जालोर दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार सूरजपोल के नाम से जाना जाता है। तो देखो, प्राचीन समय में जालोर को जाबालीपुर के नाम से जाना जाता था। इस दुर्ग को स्वर्णगिरी दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और यदि स्वर्ण नगरी की बात करें तो जैसलमेर बताना है। और जालोर दुर्ग 800 गज लंबा और 400 गज चौड़ा है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 1200 फीट है। और जालोर दुर्ग का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसे सूरजपोल के नाम से जाना जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, इस दुर्ग के लिए हसन निजामी ने कहा था कि यह एक ऐसा किला है जिसका जो मुख्य द्वार है किसी भी आक्रमणकारी के द्वारा नहीं खोला गया था। किन्होंने कहा था? हसन निजामी ने। तो देखो, हसन निजामी ने कहा था, किन्होंने कहा था? हसन निजामी ने कहा था कि यह ऐसा किला था, किला का मतलब दुर्ग, जिसका दरवाजा, यानी दरवाजा का मतलब मुख्य द्वार, जिसका दरवाजा, मुख्य द्वार किसी आक्रमणकारी ने नहीं खोला था। यानी हसन निजामी ने यह कहा था जालोर दुर्ग के बारे में कि यह ऐसा किला या दुर्ग जिसका दरवाजा यानी मुख्य द्वार किसी आक्रमणकारी ने नहीं खोला था। देखो, यहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि किस दुर्ग के लिए हसन निजामी ने कहा था कि यह ऐसा दुर्ग जिसका दरवाजा यानी मुख्य द्वार किसी आक्रमणकारी ने नहीं खोला था। कौन सा दुर्ग है? तो कौन सा दुर्ग है? जालोर दुर्ग। इनके अलावा जो डॉक्टर दशरथ शर्मा थे उन्होंने ये कहा था कि इसका जो निर्माण था, जालोर दुर्ग का जो निर्माण था वो प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। किनके अनुसार? डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। तो देखो, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा था कि इस दुर्ग यानी जालोर दुर्ग, इन्हें डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा था इस दुर्ग का निर्माण प्रतिहार शासक
नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। यानी इस दुर्ग का जो निर्माण था, यानी डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा था कि इस दुर्ग का जो निर्माण, यानी जालोर दुर्ग का निर्माण जो प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम था उन्होंने करवाया था। लेकिन जो हीराचंद ओझा ने यह कहा था कि इस दुर्ग का निर्माण परमारकालीन शासक जो धारावर्ष था उन्होंने 10वीं शताब्दी में करवाया था। किन्होंने कहा था? हीराचंद ओझा ने। तो देखो हीराचंद ओझा ने कहा था कि इसका निर्माण, इस दुर्ग का निर्माण परमार कालीन शासक ने करवाया था। यानी इसका जो निर्माण था परमारकालीन शासक ने करवाया था। और परमारकालीन शासक कौन था? यानी परमारकालीन शासक 10वीं शताब्दी में धारावर्ष ने करवाया था। तो देखो अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग बताया जाता है। देखो हसन निजामी ने तो इस दुर्ग की जो अजेयता के लिए उल्लेख किया है कि यह ऐसा किला या दुर्ग जिसका दरवाजा यानी मुख्य द्वार किसी आक्रमणकारी ने नहीं खोला था। यानी यह एक अजय दुर्ग रहा था। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा था कि इस दुर्ग का निर्माण प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। और हीराचंद ओझा ने कहा था कि इस दुर्ग का निर्माण परमारकालीन जो शासक थे उन्होंने करवाया था, परमारकालीन शासक ने करवाया था। यानी 10वीं शताब्दी में धारावर्ष जो परमारकालीन शासक था उन्होंने जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया था। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इस दुर्ग में भोज परमार ने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। यानी इस दुर्ग में जो भोज परमार था उन्होंने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। और इस पाठशाला को, यानी जो संस्कृत पाठशाला थी, इस पाठशाला को तुड़वा कर नेक्स्ट या तुड़वा कर अलाउद्दीन खिलजी ने देखो जो संस्कृत पाठशाला थी उसको तुड़वा कर या नष्ट करवा कर अलाउद्दीन खिलजी ने तोपखाना
मस्जिद के रूप में बनवाया था। देखो तोपखाना मस्जिद भी आ सकता है, अलाई मस्जिद का नाम भी, इसका जो उपनाम था यानी तोपखाना मस्जिद भी मिलता है। इनके अलावा देखो अलाई मस्जिद भी मिलता है, तोपखाना मस्जिद, अलाई मस्जिद भी आ सकता है, अलाउद्दीन मस्जिद, कोई सा नाम भी आ सकता है। यानी कहने का मतलब इस दुर्ग में जो भोज परमार था उन्होंने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। इस पाठशाला को तुड़वाकर या नष्ट करवाकर अलाउद्दीन खिलजी ने तोपखाना मस्जिद, अलाई मस्जिद या अलाउद्दीन मस्जिद के रूप में परिवर्तित करवाया था। एग्जाम में यहां से प्रश्न बन सकता है। प्रश्न ये बन सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो अलाई या तोपखाना मस्जिद का निर्माण करवाया, वहां पर जो संस्कृत पाठशाला थी उसका निर्माण किन्होंने करवाया था? तो इस पाठशाला का निर्माण किन्होंने करवाया था? परमार भोज ने करवाया था। या परमार भोज के द्वारा निर्मित जो संस्कृत पाठशाला थी उसको तुड़वाकर किन्होंने मस्जिद के रूप में परिवर्तित करवाया था? तो किन्होंने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। देखो यहां से एग्जाम में प्रश्न ये बन सकता है, जालोर दुर्ग में परमार भोज ने या भोज परमार, एक ही बात, भोज परमार ने जो जालोर दुर्ग में भोज परमार ने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, जिसको मस्जिद के रूप में किन्होंने परिवर्तित करवाया था। देखो जालोर दुर्ग में भोज परमार ने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, जिसको मस्जिद के रूप में किन्होंने परिवर्तित करवाया था? किन्होंने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। यानी जो संस्कृत पाठशाला थी उसको अलाउद्दीन खिलजी ने संस्कृत पाठशाला को मस्जिद के रूप में परिवर्तित करवा दिया था। तो देखो इस दुर्ग में जो संस्कृत पाठशाला थी उसका निर्माण किन्होंने करवाया था? भोज परमार ने। इसे तुड़वाकर मस्जिद के रूप में किन्होंने परिवर्तित करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किन्होंने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो यहां से भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इस दुर्ग में झालर व सोहन
मीठे पानी के जलाशय है। देखो जालोर दुर्ग में एक तो झालर और दूसरा कौन सा है, सोहन, ये दोनों मीठे पानी के जलाशय हैं। यानी जालोर दुर्ग में झालर व सोहन मीठे पानी के जलाशय हैं। इस दुर्ग में देखो संत पीर मलिक साहब की दरगाह स्थित है। देखो इस दुर्ग में संत पीर जो मलिक शाह है उनकी दरगाह निर्मित है। परमारकालीन कीर्ति स्तंभ भी निर्मित है। यानी देखो इस दुर्ग में दो जलाशय हैं। इनके अलावा देखो संत पीर मलिक शाह की दरगाह, देखो यहां से एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना विशेष याद रखना। एग्जाम में ये प्रश्न बन सकता है कि संत मलिक शाह की दरगाह किस दुर्ग में है। तो संत मलिक शाह की जो दरगाह है वो किस दुर्ग में है, जालोर दुर्ग में। और परमारकालीन कीर्ति स्तंभ, देखो परमारकालीन कीर्ति स्तंभ से भी प्रश्न बन सकता है। परमारकालीन कीर्ति स्तंभ कहां पर है, जालोर दुर्ग में। और यदि जैन कीर्ति स्तंभ की बात करें तो जैन कीर्ति स्तंभ कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। ये भी याद रख लेना। जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग। जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में। और यदि जैन कीर्ति स्तंभ की बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग बताना है। और यदि परमारकालीन कीर्ति स्तंभ की बात करें जालोर दुर्ग बताना है। इनके अलावा देखो इस दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर निर्मित है। इस दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर भी निर्मित है। और चामुंडा माता का एक मंदिर कहां पर निर्मित है, जोधपुर दुर्ग में निर्मित है। इनके अलावा देखो जोग माया माता का मंदिर, इस दुर्ग में जोग माया माता का मंदिर निर्मित है। और जोग माया माता का मंदिर भीलवाड़ा में भी निर्मित है। तो देखो झालर व सोहन मीठे पानी के जलाशय, संत पीर मलिक शाह दरगाह, परमारकालीन कीर्ति स्तंभ और जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, चामुंडा माता का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर जोधपुर दुर्ग में निर्मित है। जोग माया माता का मंदिर और जोग माया माता का मंदिर भीलवाड़ा में भी निर्मित है। कहां पर निर्मित है, भीलवाड़ा में। तो यहां से एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना है। ये जो फैक्ट है यहां से विशेष याद रखना, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। एक प्रश्न, ये दो तो विशेष याद रखना, यहां से एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना है। प्रश्न ये बन सकता है, देखो यदि परमारकालीन कीर्ति स्तंभ पूछे तो जालोर बताना है और जैन कीर्ति स्तंभ पूछे तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग बताना है। यहां तक स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
देखो इस दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। जालोर दुर्ग, और जालोर दुर्ग का उसमें शासक कौन था? कान्हड़ देव, यानी यहाँ का शासक कौन था? कान्हड़ देव था, और कान्हड़ देव शासक था। और अलाउद्दीन खिलजी ने 1311-12 में इस दुर्ग पर आक्रमण किया था। देखो अलाउद्दीन खिलजी ने 1311-12 में जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया था, और उस समय यहां का शासक कौन था? कान्हड़ देव। तो देखो अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर 1311-12 में आक्रमण किया था। कब किया था? 1311-12 में आक्रमण किया था। देखो 1311-12 में आक्रमण किया था, सफलता नहीं मिली थी। उसके बाद जो कान्हड़ देव था उनके सेनापति को लालच देकर मुख्य द्वार खुलवाकर इस दुर्ग पर आक्रमण किया था। किस दुर्ग पर? जालोर दुर्ग पर। तो देखो अलाउद्दीन खिलजी ने जो राजस्थान में जो आक्रमण किए थे उनका सही क्रम भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहां तक स्क्रीनशॉट लो, उसके आगे चर्चा करें। देखो अलाउद्दीन खिलजी की राजस्थान में आक्रमण। देखो अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान में आक्रमण, यानी अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान में आक्रमण, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने किन किन क्षेत्रों पर आक्रमण किया था? तो देखो सबसे पहले तो उन्होंने आक्रमण किया था रणथंभौर दुर्ग पर। अलाउद्दीन खिलजी का जो पहला आक्रमण था वो कहां पर था? रणथंभौर दुर्ग पर। और रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था 1301 ईस्वी में। कब किया था? यानी अलाउद्दीन खिलजी ने जो राजस्थान में आक्रमण किया उनमें सबसे पहले उन्होंने आक्रमण किया था 1301 ईस्वी में। और कहां पर किया था? रणथंभौर दुर्ग में। आक्रमण करने का कारण देखो, उस समय देखो यहां का शासक था, रणथंभौर का शासक है हमीरदेव चौहान। यहां का शासक कौन था? हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान की रानी का नाम था रंगा देवी। रानी का नाम क्या था? रंगा देवी। और देखो इनके जो सेनापति थे रणमल व रत्तीपाल, ये इनके सेनापति थे। तो देखो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले कहां पर आक्रमण किया था? रणथंभौर दुर्ग पर। कब किया था? 1301 में। शासक कौन था? हमीरदेव चौहान। रानी का नाम क्या था? रंगा देवी। और सेनापति कौन थे? रणमल व रत्तीपाल, दो सेनापति थे। देखो आक्रमण करने का कारण था कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था मोहम्मद साहब।
अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? मोहम्मद शाह। अलाउद्दीन खिलजी की रानी का नाम, बेगम का नाम था चिमना बेगम। देखो एक बार इसे ध्यान से समझ रहे, यहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंबोर पर आक्रमण क्यों किया था? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी था, उसका एक सेनापति था मोहम्मद शाह, और अलाउद्दीन खिलजी की बेगम का नाम था चिमना बेगम, जो मराठा बेगम थी। अलाउद्दीन खिलजी की जो बेगम चिमना बेगम, वह मोहम्मद शाह के मध्य प्रेम चल रहा था, और इस प्रेम का जो पता था किसको चल गया था? अलाउद्दीन खिलजी को। और अलाउद्दीन खिलजी ने मोहम्मद शाह को राज्य से निष्कासित कर दिया था, और मोहम्मद शाह को रणथंबोर का जो शासक था हमीर, उन्होंने शरण दी थी। जब रणथंबोर का शासक हमीर ने मोहम्मद शाह को शरण दी, उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने इसे राज्य से निष्कासित करने की बात कही थी। किनको? हमीरदेव चौहान को। लेकिन हमीरदेव चौहान ने यह कहा था कि जो मेरी शरण में आता है मैं उसे शरण देता हूं। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी व हमीर के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में हमीर विजय हो रहा था, लेकिन रणमल व रत्तीपाल को लालच दिया गया शासन का, और रणमल और रत्तीपाल के सहयोग से हम अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर पर विजय प्राप्त की थी। ये राजस्थान का प्रथम शाखा कहलाता है, इसे जलजौहर भी कहा जाता है। तो देखो 1301 में हमीर व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था। किसके कारण हुआ था? मोहम्मद शाह को शरण देने के कारण। और मोहम्मद शाह को किन्होंने राज्य से निष्कासित कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किनके कारण किया था? चिमना बेगम और मोहम्मद शाह के प्रेम के कारण, जिसका पता किसको चल गया था? अलाउद्दीन खिलजी को। और यह है राजस्थान। इसमें जो विश्वासघात किन्होंने किया था? रणमल व रत्तीपाल है, क्योंकि रणमल व रत्तीपाल के विश्वासघात के कारण ही हमीर पराजित हुआ था। और देखो यह है राजस्थान का प्रथम जोर भी कहा जाता है इसे। राजस्थान का प्रथम जोहर, या इसे जल जोहर भी कहा जाता है। इसे जल जोहर भी कहा जाता है। राजस्थान का एकमात्र जल जोहर है। तो देखो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले 1301 में रणथंबोर पर आक्रमण किया था। रणथंबोर का शासक कौन था? हमीर। रानी का नाम था रंगा देवी। इनके सेनापति थे रणमल और रत्तीपाल के विश्वासघात के कारण जो अलाउद्दीन खिलजी था उन्होंने विजय प्राप्त की थी। अलाउद्दीन खिलजी का रणथंबोर पर आक्रमण करने का कारण यह बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की जो बेगम थी चिमना बेगम, और उनका जो सेनापति था मोहम्मद शाह, उन दोनों के मध्य प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसका जो पता था किनको चल गया था? अलाउद्दीन खिलजी को। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने जो मोहम्मद शाह था उसको राज्य से निष्कासित कर दिया था। और मोहम्मद शाह ने कहां पर शरण ली थी? हमीर के पास शरण ली थी। जब अलाउद्दीन खिलजी को पता चला तो उन्होंने हमीर से यह कहा था कि इसे राज्य से निकाला जाए, लेकिन हमीर ने यह कहा था कि जो मेरी शरण में आता है मैं उसे राज्य से नहीं निकाल सकता हूं। और उन्होंने इसकी सहायता की थी, किसकी? मोहम्मद शाह की। और यह कहा जाता है कि हमीर ने कुल 17 युद्ध लड़े थे, उनमें 16 युद्धों में विजय प्राप्त की थी। उसके कारण यहाँ पर 1301 में जोहर होता है, और इस जोहर को जल जोहर भी कहा जाता है। और रंगा देवी ने जोहर किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी का पहला आक्रमण कहां पर था? रणथंबोर दुर्ग पर। इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे लिखे। उसके बाद उन्होंने जो दूसरा आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, वो किया था चित्तौड़ दुर्ग पर। चित्तौड़ दुर्ग पर यहां पर आक्रमण किया था इन्होंने 1303 ईस्वी में।
यहाँ का शासक कौन था? रतन सिंह। यहाँ का शासक कौन था? रतन सिंह। और रानी का नाम था पद्मिनी। रानी कौन थी? पद्मिनी। इनके जो सेनापति थे प्रमुख, गोरा व बादल। तो देखो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में, किन्होंने? अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में कहां पर आक्रमण किया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। जो अलाउद्दीन खिलजी था उसका दूसरा आक्रमण बताया जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और दूसरा आक्रमण का जो कारण था यह बताया जाता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर आक्रमण करने का कारण था पद्मिनी। देखो अलाउद्दीन खिलजी के सॉरी रतन सिंह के जो दरबार था उसमें एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था राघव चेतन। ब्राह्मण कौन था? राघव चेतन। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने राघव चेतन के कहने पर यहां पर आक्रमण किया था। देखो दोबारा समझो, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया। चित्तौड़गढ़ का शासक था रतन सिंह, जो सिसोदिया शासक था। रानी थी पद्मिनी, इनके सेनापति थे गोरा व बादल, और इनके दरबार में एक राघव चेतन ब्राह्मण रहता था। देखो यहां पर आक्रमण करने का कारण क्या था कि जो पद्मिनी थी वो काफी सुंदर महिला थी। ये कहा जाता है कि जो राजपूताना की जितनी भी जो रानी महारानी थी उनमें अधिक सुंदर कौन थी? पद्मिनी सुंदर थी। और राघव चेतन एक ब्राह्मण था जो जादू टोना करता था। तो उन्होंने पद्मिनी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जादू टोना प्रारंभ कर दिया। अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग बताया जाता है। तो देखो उन्होंने यहां पर राघव चेतन ने पद्मिनी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जादू टोना प्रारंभ कर दिया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उन्होंने पद्मिनी के साथ घिनौना अपराध करने की कोशिश की थी, इस कारण से राज्य से निष्कासित कर दिया। यानी जो ब्राह्मण था राघव चेतन, इसको रतन सिंह ने राज्य से निष्कासित कर दिया। जो ब्राह्मण था राघव चेतन, उसको रतन सिंह ने राज्य से निष्कासित कर दिया। किस कारण निष्कासित किया था? क्योंकि उन्होंने पद्मिनी पर जादू टोना प्रारंभ कर दिया था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उन्होंने पद्मिनी के साथ घिनौना अपराध किया था क्योंकि पद्मिनी काफी सुंदर महिला थी। उसके बाद राघव चेतन तेज ब्राह्मण भी था। उन्होंने ये सोचा कि यदि हमें इसका बदला लेना, किसका? चित्तौड़ के शासक रतन सिंह का, तो इन्होंने ये सोचा कि इसका बदला अलाउद्दीन खिलजी के माध्यम से लिया जा सकता है। तो चित्तौड़ दुर्ग से निष्कासित करने के बाद एक जंगल था, उस जंगल में इन्होंने धूना लगा लिया, यानी तपस्या प्रारंभ कर दी कि इन्होंने राघव चेतन ने। तो इन्होंने तपस्या प्रारंभ कर दी और तपस्या भी वहां पर कर रहा था जहां से अलाउद्दीन खिलजी गुजरता था, क्योंकि ये तेज ब्राह्मण था। इसको ये पता था कि इस क्षेत्र पर इसके माध्यम से यानी अलाउद्दीन खिलजी के माध्यम से विजय प्राप्त की जा सकती है, विनाश किया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने तो बदला लेना था किनसे? रतन सिंह से। तो राघव चेतन ने वहां पर तपस्या प्रारंभ की जहां से अलाउद्दीन खिलजी गुजरता था। जब अलाउद्दीन खिलजी का ध्यान राघव चेतन पर पड़ा तो अलाउद्दीन खिलजी ने यह कहा कि यह हमारे राज्य का नहीं है, क्योंकि इन्हें वेशभूषा अलग धारण कर रखी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी राघव चेतन को अपने दरबार में बुलाता है और राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी को जब दरबार में बुलाता है तो उसकी बढ़ाई प्रारंभ कर देता है, किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। कुछ दिनों तक उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की पढ़ाई की कि आप जितना सुंदर इस संसार में कोई नहीं है। किन्होंने की? राघव चेतन। यानी राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी को
अलाउद्दीन खिलजी की इतनी बढ़ाई की कि काफी ऊंचाई तक पहुंचा दिया उसको, कि आपके अलावा इस दुनिया में कोई सुंदरी नहीं है। यानी पेड़ पर चढ़ा दिया उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने राघव चेतन, यानी सुंदरता की बढ़ाई करतो कर चढ़ा दियो पेड़ पर। अब देखो कुछ समय पश्चात पेड़ से नीचा ने भी गिरा लो एकदम सु राघव चेतन कि साहब आपसु सुंदर तो जो चित्तौड़ की रानी पद्मिनी है वो है। किन्होंने कहा? राघव चेतन। किसको कहा? अलाउद्दीन खिलजी को। और अलाउद्दीन खिलजी को उसमें बुरा भी लगा था। यानी 5-10 दिन तो सुंदर, और फिर उब्बी के बाद में इससे भी सुंदर बता दिया उन्हें राघव चेतन पद्मिनी ने। अब अलाउद्दीन खिलजी दुखी हुआ और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ये सोचा कि मेरे से सुंदर कौन हो सकता है, तो उन्होंने पद्मिनी से मिलने की इच्छा की। तो अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी से मिलने की इच्छा की, लेकिन रतन सिंह ने मना कर दिया। तो ये समझा कि सुंदर है। उन्होंने आसपास में जो क्षेत्र थे उनमें सबसे अधिक सुंदर किसको बताया गया था? पद्मिनी को। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब पद्मिनी से मिलने की इच्छा की तो रतन सिंह ने मना कर दिया। उसके बाद काफी जिद करने पर एक तस्वीर भेजी गई किसके पास? अलाउद्दीन खिलजी के पास। और तस्वीर भेजने पर, क्योंकि पद्मिनी तो सुंदर ही थी, तो जब तस्वीर को देखा तो तस्वीर में उसकी सुंदरता को देखकर वह उससे प्रभावित हो गया और यह कहा कि मैं तो पद्मिनी से मिलना ही चाहता हूं, या तो पद्मिनी से मेरी मुलाकात हो जाती है, अन्यथा किस पर आक्रमण करूंगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, यानी जो चित्तौड़ में जो सिसोदिया वंश है उसका अंत करूंगा। जिद करने पर एक दर्पण महल का निर्माण करवाया, यानी एक शीशा से दूसरे शीशे में उसकी तस्वीर के माध्यम से अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की तस्वीर दिखाई गई। यानी दर्पण महल बनवाया गया। एक दर्पण का मतलब शीशा, एक शीशा से दूसरे शीशे में इसकी तस्वीर दिखाई गई, यानी एक दर्पण से दूसरे दर्पण में उसके माध्यम से अलाउद्दीन खिलजी को इसकी तस्वीर दिखाई गई, किसकी? रानी पद्मिनी की। और उस दर्पण में इसकी सुंदरता से प्रभावित हो गया कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी की इच्छा हुई कि मैं विवाह किससे करूं? पद्मिनी से करूं। अब इससे विवाह या तो युद्ध होकर हो, लेकिन इन्होंने एक विश्वासघात किया। रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दरबार में भोजन के लिए बुलवाया था, और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रतन सिंह को भोजन के लिए बुलवाकर उसे बंदी बनवा लिया। और बंदी बनवाने के बाद में यह शर्त रखी कि यदि पद्मिनी यहां पर उपस्थित होती है तो ही मैं आपको रिहा करूंगा। इस बात का पता पद्मिनी को चल गया था, तो पद्मिनी ने निमंत्रण पत्र भेजा था, संदेश पत्र, कि मैं आपके जो महल है, यानी कहने मतलब आपका जो राज दरबार है वहां पर उपस्थित होंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरे साथ, मैं पालकी में आऊंगी लेकिन मेरे साथ महिलाएं रहेंगी, और आपकी जो वेशभूषा है मुस्लिम वेशभूषा, उसी में मैं प्रवेश करूंगी। अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी जो शर्त थी उसको मान लिया था। जो पद्मिनी थी वो 1600 वीर योद्धाओं को तैयार करती है, और 1600 वीर योद्धाओं को जो महिला पोशाक, मुस्लिम पोशाक, जो बुर्का धारण करते हैं, वो मुस्लिम पोशाक पहनाती है। और मुस्लिम पोशाक पहनाने के बाद पालकी में बैठकर, जो विवाह पालकी थी उसमें बैठकर जो हमीर का जो महल था वहां पर प्रवेश करती है। जैसे ही प्रवेश करते, जो दुर्गा दक्ष था वो उनको पहचान लेते हैं, क्योंकि जो महिला वेशभूषा में महिलाएं नहीं थी, केवल वीर योद्धा थे। यानी कहने का मतलब है कि जो पुरुष थे वो महिला पोशाक धारण कर रखी थी, मुस्लिम महिला पोशाक। तो वहां पर प्रवेश करने के बाद में उन्होंने इनके साथ युद्ध किया था, अलाउद्दीन खिलजी के साथ। युद्ध करने के बाद विजय प्राप्त की, और वहां से बंदी रतन सिंह को छुड़वाकर वापस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ले आए थे। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में रतन सिंह पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे, गोरा बादल भी वीरगति को प्राप्त हो गया था,
लेकिन जो रानी पद्मिनी थी उन्होंने यानी 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया था, और ये द्वितीय राजस्थान का जौहर था। और यदि मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ का प्रथम जौहर था। तो जो चित्तौड़ पर आक्रमण करने का जो कारण था वो कौन था, यानी रानी पद्मिनी। एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा गया था कि ऐसा कौन सा वंश था जिसका विनाश एक सुंदर महिला के कारण हुआ था, क्योंकि रतन सिंह सिसोदिया वंश का अंतिम शासक था। तो सिसोदिया वंश का जो अंत था सुंदर महिला के कारण, सुंदरता के कारण, पद्मिनी के कारण विनाश हुआ था। तो ये राजस्थान का, देखो राजस्थान का तो द्वितीय शाखा हो गया, राजस्थान का द्वितीय शाखा। और यदि मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ का प्रथम शाखा। मेवाड़ का कौन सा शाखा था, प्रथम शाखा। यानी राजस्थान का द्वितीय शाखा, क्योंकि राजस्थान का प्रथम शाखा रणथंभौर दुर्ग में हुआ था, या प्रथम जल जो एक ही हुआ था राजस्थान में रणथंभौर में, तो ये राजस्थान का द्वितीय शाखा था और मेवाड़ का प्रथम शाखा। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि ऐसा कौन सा वंश था, क्योंकि जो रतन सिंह था सिसोदिया वंश का अंतिम शासक था। जो मेवाड़ का सिसोदिया वंश था, सॉरी गुहिल वंश, मेवाड़ का जो गुहिल वंश था, गुहिल वंश, क्योंकि गुहिल वंश के बाद में सिसोदिया वंश था, तो जो मेवाड़ का गुहिल वंश था उसका अंतिम शासक था। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि मेवाड़ के गुहिल वंश का जो अंत था वो महिला सुंदरता के कारण हुआ था। तो चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 1303 में। तो यहां से भी एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। तो दूसरा आक्रमण, देखो यहां से एग्जाम में प्रश्न कौन कौन से बने हुए हैं। पहला प्रश्न तो ये बना हुआ था कि चित्तौड़ दुर्ग का विनाश का कारण कौन था, राघव चेतन। में राजस्थान का द्वितीय शाखा है, प्रथम शाखा था रणथंभौर का, और मेवाड़ का प्रथम शाखा है। एग्जाम में गुमराह करने के लिए यह भी दिया जा सकता है कि कि चित्तौड़ का जो शाखा हुआ था 1303 में वो था। एग्जामिनर ये प्रश्न बना सकता है कि चित्तौड़ का 1303 का शाखा था, ऑप्शन में मिल सकता है राजस्थान का प्रथम शाखा, मेवाड़ का प्रथम शाखा, मेवाड़ का द्वितीय शाखा। तो मेवाड़ का द्वितीय शाखा नहीं था, प्रथम शाखा था, और राजस्थान का द्वितीय शाखा था। देखो मेवाड़ का प्रथम शाखा, राजस्थान का द्वितीय शाखा। तो यहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो यहां पर आक्रमण करने के बाद जो अलाउद्दीन खिलजी था उन्होंने मंडोर पर आक्रमण किया, और मंडोर पर आक्रमण किया तो मंडोर के जो शासक थे उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली। जैसलमेर के भाटी वंश पर आक्रमण किया, उन्होंने भी अधीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद जो प्रमुख आक्रमण थे वो जालोर व सिवाना क्षेत्र का आक्रमण था। यानी देखो रणथंभौर का आक्रमण प्रमुख आक्रमण था, उसके बाद में जो चित्तौड़ का जो गुहिला आक्रमण था वो भी प्रमुख आक्रमण था, और बाड़मेर और जालोर का जो आक्रमण था वो भी प्रमुख आक्रमण था। अब देखो एग्जाम में यहां से प्रश्न बन सकता है, प्रश्न ये बन सकता है अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में या राजपूताना में सबसे पहले, अब देखो सबसे पहले रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था, लेकिन रणथंभौर दुर्ग न पहुंचकर यह पूछ सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में सबसे पहले किस वंश पर आक्रमण किया था, किस वंश पर आक्रमण किया था। यानी कहने का मतलब है कि रणथंभौर दुर्ग की जगह वो प्रश्न को चेंज कर सकता है
कि रणथंभौर में किनका अधिकार था, चौहान वंश था, हमीरदेव चौहान था। तो प्रश्न आ सकता है अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में सबसे पहले किस वंश पर आक्रमण किया था? तो किस वंश पर आक्रमण किया था? चौहान वंश पर। किस वंश पर? और अंतिम भी आक्रमण चौहान वंशी थे। तो किस वंश पर आक्रमण किया था? चौहान वंश पर। एग्जाम में ऐसे प्रश्न बन सकता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने पहला जो आक्रमण था रणथंभौर पर किया 1301 में, जो प्रथम जलजोहर या प्रथम शाखा। दूसरा आक्रमण 1303 में चित्तौड़गढ़ पर, जो राजस्थान का द्वितीय शाखा, मेवाड़ का प्रथम। फिर मंडोर पर आक्रमण किया। फिर जालोर, फिर मंडोर के बाद में जो जैसलमेर के भाटी वंश थे वहां पर आक्रमण किया। मंडोर और भाटी वंश ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। उसके बाद उन्होंने जालोर और बाड़मेर क्षेत्र पर आक्रमण किया था। इसे समझो। देखो गुजरात और ये हो गया राजस्थान। गुजरात और राजस्थान। तो ये राजस्थान हो गया और ये हो गया गुजरात। ये राजस्थान, ये गुजरात। अब गुजरात में सोमनाथ मंदिर था या देखो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते। कुछ इतिहासकार ये बताते कि सोमनाथ मंदिर को लूटने जा रहा था। कुछ इतिहासकार ये बताते कि जो गुजरात क्षेत्र था वहां पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी यानी कि प्राचीन समय में जो शासक जिस क्षेत्र से गुजरता था उस क्षेत्र में जिस शासक का अधिकार था उससे अनुमति लेनी होती थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो जालोर क्षेत्र था और जालोर का शासक कौन था? कानड़देव चौहान। कौन था? कानड़देव चौहान। तो अलाउद्दीन खिलजी यहां से यहां पर आना चाहता था गुजरात में सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए या आक्रमण करने के लिए। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं, लेकिन वो कहां पर आ रहा था? गुजरात आ रहा था। कानड़देव ने मना कर दिया। कानड़देव ने मना कर दिया तो अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ से यहां पर आया था। किस क्षेत्र से आया था? चित्तौड़ से। चित्तौड़ क्षेत्र से कहां पर आया था? गुजरात क्षेत्र। अब देखो चित्तौड़ क्षेत्र से गुजरात क्षेत्र आया था तो यह कहा जाता है कि जो चित्तौड़ दुर्ग में जो किवाड़ थे उनको उखाड़ कर ले गया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो देखो चित्तौड़ क्षेत्र से यहां पर आकर आक्रमण किया। इस क्षेत्र के जो मंदिर थे उनको लूटपाट किया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी एक चोर था। तो यहां पर उन्होंने लूटपाट की। किन्होंने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद में यहां पर धन का जो बंटवारा कर रहे थे उस समय दैया सरदार बीकानेर, जो जालोर के कानड़देव का जो सरदार था दैया सरदार बीकानेर, तो इनके लूटपाट के सामान को लूटकर जालोर ले गया था। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर आक्रमण किया था जालोर पर। तो देखो इसे समझो, यहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अलाउद्दीन खिलजी जालोर क्षेत्र से यहां पर गुजरात आ रहा था, कानड़देव ने मना कर दिया। उसके बाद चित्तौड़ क्षेत्र से यहां पर आकर लूटपाट की। लूटपाट करने के बाद जो कानड़देव का सेनापति था दैया सरदार बीका, उन्होंने उस लूटपाट के सामान को लूटकर जालोर में ले गया। जो सोमनाथ में शिवलिंग थी उसकी जो मूर्ति थी उसको 5 भागों में विभाजित करवा दिया था अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों ने। तो उस
जो मूर्ति के जो 5 अलग अलग भाग थे वो भी जालोर दुर्ग में स्थापित करवा दिए थे। अब देखो उसके बाद ही वो वापस चला गया। तो अलाउद्दीन खिलजी को इस क्षेत्र से गुजरने से मना किन्होंने किया था? कान्नड़ देव चौहान ने। अब देखो कान्नड़ देव पर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है 1305 में। यानी कान्नड़ देव जो सोनगिरा चौहान था उस पर 1305 में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। यह कहा जाता है कि वो अपने सेनापति को यहां पर भेजता है, कहां पर? कान्नड़ देव के पास। और जब 1305 में जो अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति सेना लेकर आता है, कहां पर? कान्नड़ देव के पास। तो उस समय इन दोनों के मध्य समझौता हो जाता है और समझौता होने के बाद में कान्नड़ देव और इनका पुत्र था वीरम देव, तो वीरम देव यानी इनके मध्य अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति और कान्नड़ देव के मध्य समझौता हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की सेना वापस चली जाती है और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में किसे बुलाया जाता है? वीरम देव को। तो जब अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में वीरम देव रहता है उपस्थित, उस समय अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी फिरोजा। फिरोजा अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी और फिरोजा वीरम देव की सुंदरता से प्रभावित हो गई थी और वीरम देव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन वीरम देव ने मना कर दिया था। इस कारण यह कहा जाता है कि वीरम देव ने मना करने के बाद फिरोजा ने जिद कर ली कि मैं तो विवाह तो किससे करूं? वीरम देव से। तो उसके बाद इस कारण वीरम देव और फिरोजा के विवाह के कारण यहां पर आक्रमण हुआ था, कहां पर? जालोर में। तो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। यानी मुहैनुद्दीन ये बताता है कि वीरम देव और फिरोजा के प्रेम प्रसंग के कारण जालोर पर आक्रमण किया गया था। कौन बताता है? मुहैनुद्दीन के अनुसार यह बताया जाता है कि वीरम देव जो कान्नड़ देव का पुत्र था और जो फिरोजा थी अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी, उसके कारण इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था। डॉक्टर दशरथ शर्मा ये बताते हैं कि यहां से गुजरने के लिए मना कर दिया था किन्होंने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इस कारण युद्ध हुआ था। तो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। तो देखो यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे देखो, यानी मुहैनुद्दीन के अनुसार लिख रहे हैं, क्योंकि मुहैनुद्दीन ने यह कहा था कि वीरम देव और फिरोजा के प्रसंग विवाह प्रसंग के कारण या प्रेम प्रसंग के कारण ये युद्ध हुआ था। एक बार दोबारा सुन लो कि जालोर पर जो आक्रमण का प्रमुख कारण था वो ये बताया जाता है कि वीरम देव और फिरोजा के प्रेम प्रसंग के कारण। लेकिन डॉक्टर दशरथ शर्मा ये बताते हैं कि जालोर क्षेत्र से गुजरने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को कान्नड़ देव ने मना कर दिया था। उसके बाद में उनकी सेना जब जो लूटा हुआ धन था और सोमनाथ मंदिर की जो मूर्ति के 5 भाग विभाजित कर दिए थे, उनको जो कान्नड़ देव का सेनापति था दहिया सरदार बीकानेर ने उन्हें लूटकर जालोर में ले गया था। इस कारण युद्ध हुआ था। तो अलग अलग अनुसार अलग अलग बताते हैं। तो देखो अलाउद्दीन खिलजी की सेना आ रही थी जालोर में, और जालोर दुर्ग में शासक कौन था? कान्नड़ देव। शासक कौन था? कान्नड़ देव। और जालोर के पास में यहां पर बाड़मेर में सिवाना दुर्ग था, और यहां का शासक कौन था? सातल देव। यानी सिवाना का शासक कौन था? सातल देव। और सातल देव किनका भतीजा था? कान्नड़ देव। तो अलाउद्दीन खिलजी यहां से आक्रमण करने के लिए कहां पर आ रहा था? देखो अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करने के लिए जालोर दुर्ग में आ रहा था। शासक कौन था? कान्नड़ देव। पास में कौन सा दुर्ग था? बाड़मेर में सिवाना दुर्ग। और सिवाना दुर्ग का शासक कौन था? सातल देव।
जब अलाउद्दीन खिलजी जालोर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी थी, उस समय मध्य क्षेत्र में ही सेना को निमंत्रण पत्र भेज दिया किन्होंने, सातल देव ने, कि जालोर से पहले वो सिवाना से निपटे। यानी कहने का मतलब कि यहां पर आक्रमण करने से पहले यहां पर आक्रमण करे, खुद ने निमंत्रण पत्र भेजा था, ये कहा जाता है। तो सातल देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य सिवाना का जो दुर्ग था वहां पर 1308 में युद्ध होता है। इस युद्ध में यानी सातलदेव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध होता है 1308 में। इस युद्ध में काफी परेशानी के बाद सेनापतियों के विश्वासघात के कारण अलाउद्दीन खिलजी विजय होता है। विजय होने के बाद यानी कि अलाउद्दीन खिलजी को इनकी शक्ति का पता चल जाता है। विजय होने के बाद कुछ यानी देखो अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर आक्रमण करने आ रहा था, शासक कौन था, कानरदेव, लेकिन निमंत्रण पत्र इन्होंने भिजवा दिया कि जालोर से पहले सिवाना से निपटे। शासक कौन था, सातलदेव, जो कानरदेव का भतीजा था। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी और सातलदेव के मध्य युद्ध हुआ, काफी समय तक युद्ध चला था। काफी परेशानियों के बाद, लालच देने के बाद, सेनापतियों को लालच देने के बाद विजय कौन होता, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की सेना कमजोर हो गई थी, कुछ समय उन्होंने गुजरात में पड़ाव डाला। उसके बाद में जालोर दुर्ग पर उन्होंने 1311-12 में आक्रमण किया था। किस दुर्ग पर, जालोर दुर्ग में 1311-12 में 1311-12 में आक्रमण किया और जालोर दुर्ग में विश्वासघात के कारण विजय प्राप्त हुई थी। विजय प्राप्त होने के बाद में कानरदेव ने जोहर, कानरदेव की जो रानी थी उन्होंने जोहर किया था और इनका कुछ समय बाद इनका जो पुत्र था वीरमदेव, उसकी भी मृत्यु हो गई थी। तो जालोर पर आक्रमण कब किया था, 1311-12 में। और जालोर का नाम उन्होंने जलालाबाद, जालोर दुर्ग का नाम उन्होंने जलालाबाद रखवा दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग पर आक्रमण कब किया था, देखो अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया 1311-12 में और इस दुर्ग का नाम क्या रखा दिया था, विजय प्राप्त करने के बाद, जलालाबाद। कानरदेव और वीरमदेव ने वीरगति को प्राप्त हो गए थे, महिलाओं ने जोहर किया था। यहां तक समझ में आ गया होगा। देखो इसका जो संपूर्ण वीडियो है एक अलग से डाल रखा है, अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान पर आक्रमण, वहां पर इसकी संपूर्ण डिटेल लिखा रखी है। तो देखो अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग पर 1311-12 में आक्रमण किया था। शासक कौन था, कानरदेव, और पुत्र कौन था, वीरमदेव। तो मोहनोत नैन्सी के अनुसार यह कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा वह कानरदेव का पुत्र वीरमदेव के प्रेम प्रसंग के कारण युद्ध हुआ था, क्योंकि फिरोजा वीरमदेव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन वीरमदेव ने विवाह करने के लिए मना कर दिया था। और फिरोजा की जिद के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया था और जालोर दुर्ग से पहले इसके निमंत्रण पर, सातलदेव के निमंत्रण पर 1308 में सिवाना पर आक्रमण किया था और जालोर दुर्ग का नाम उन्होंने जलालाबाद करवा दिया था। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग पर 1311-12 में आक्रमण किया था। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी, अलाउद्दीन खिलजी की। कहने का मतलब देखो कान्नड़ देव के सेनापति दहिया सरदार
बीका के विश्वास घात के कारण देखो, यानी दैया सरदार बीका को लालच दिया गया था, राज्य का लालच। तो उन्होंने जो जालोर दुर्ग था उनका रहस्य बता दिया था अलाउद्दीन खिलजी को। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़ देव पर विजय प्राप्त की थी। आगे देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का नाम जलालाबाद रखा था। यानी विजय प्राप्त करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का नाम क्या रखा था? जलालाबाद। उसके बाद देखो, इस दुर्ग को पुनः, यानी जो मालदेव था उन्होंने मुस्लिम सत्ता से पुनः प्राप्त किया था। तो देखो, इस दुर्ग को मुस्लिम सत्ता से मालदेव ने मुक्त करवाया था। यानी इस दुर्ग को मुस्लिम सत्ता से मालदेव ने मुक्त करवाया था। तो यहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने जो राजस्थान में आक्रमण किए थे उनकी जो संपूर्ण डिटेल है वो अलाउद्दीन खिलजी का अलग से वीडियो बना रखा है, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहां से उसकी संपूर्ण डिटेल मिल जाएगी। और शेष जो है वो आपको यहाँ पर लिखवा दिया गया। यहां तक यदि कोई समस्या हो तो कमेंट्स के द्वारा जरूर बताना। धन्यवाद।